नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, चीन ने एलएसी को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को वापस हटा लिया है। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सैनिक हटे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, इस ठंड में लगता है जैसे चीन की अकड़ निकली है। सवाल यही है कि किस तरह से भारत इस कदम को देखे। अगर वो सीमा एलएसी के उस पार अपने हिस्से से 10,000 सैनिकों को हटा रहे हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने? अंजना, सुबह ही भारतीय सेना ने मोल्डो में, जहां पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत होती है, वहां पर एक चीनी सैनिक को जो कि भटकते हुए भारतीय सरहद में आ गया था, उसको वापस किया। और अब ये खबर सामने आ रही है कि 10,000 के आसपास चीनी सैनिक पीछे हटे हैं पिछले अगर हफ्ता 10 दिन के वक्त को देखें। और अभी तक की अगर संख्या की बात की जाए ना, तो 50,000 के आसपास पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके में चीनी सैनिक मौजूद थे। और अब चीनी सैनिक ने, ये खबरें लगातार आ रही थी कि ठंड चीनी सैनिक नहीं सह पा रही है। जहां तक भारतीय सैनिक है, भारतीय सैनिक 15 दिन में, महीने भर में जो ऊंची चोटियां हैं उससे नीचे उतर रहे थे, लेकिन चीनी सैनिकों को हर रोज रोटेशन के तहत पीछे हटना पड़ रहा था, क्योंकि वो वहां पर शून्य से 35 डिग्री का जो इस वक्त तापमान है, 35 से 40 डिग्री के बीच में वहां पर तापमान है, वो नहीं सह पा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि करीब 10,000 चीनी सैनिकों को पिछले 10 दिनों के अंदर चीनी सेना ने पीछे हटाया है। और कल सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है कल। और उससे पहले ये बड़ी खबर खासतौर से, हालांकि अभी भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी हैं पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मेरी जो बातचीत हुई उसके मुताबिक वो अभी बहुत जल्दी पर इस पर प्रतिक्रिया नहीं देने वाले हैं, लेकिन कल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर आपने दी है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कैसे 10,000 सैनिकों को एलएसी के उस पार अपने हिस्से से पीछे खींच लिया है चीन ने। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। 47 दिन ये किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन 140 मिनट की उस सुनवाई में जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने सरकार की हद और किसानों के हक के इर्द गिर्द इस पूरे मामले की व्याख्या करते हुए हर बात, हर सवाल के जरिए उनके मन में क्या है ये आज साफ कर दिया है। जी हां, सुप्रीम फैसला किसान आंदोलन पर कल आने वाला है, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट की बातों से उसकी भनक जरूर लग गई। देखिए इस रिपोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से मिलेगा फुल समाधान? सरकार बनाम किसान में किसकी दलील में कितना दम? कौन सा तर्क हुआ रिजेक्ट, कौन सा हुआ एक्सेप्ट? क्या किसान पर कोर्ट सॉफ्ट है और सरकार हार्ड? सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को डायरेक्ट मैसेज क्या? किसान आंदोलन पर सुप्रीम टिप्पणी का संपूर्ण दृष्टिकोण। सरकार अभी तक हर हाल में अपने इन तीनों कानूनों को सही साबित करने में पूरी ताकत झोंक रही थी। वहीं किसान इस कानून को खोटा बताए जा रहे हैं। आपने दोनों ही तर्के, आप और हम सभी सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से उनका पक्ष सुन रहे थे। लेकिन आज बात सुप्रीम कोर्ट की आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने अभी तक किसानों को मनाने में नाकामी ही हासिल किया है। जी हां, सरकार फेल रही है। इस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस, पक्ष विपक्ष से पूरे देश के 6 दिग्गज वकीलों की दलीलें और 140 मिनट चली सुनवाई में किसान आंदोलन के आगे का पूरा रोड मैप आप समझ सकते हैं।
आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम सुनवाई पर टिकी थी। आखिर सर्दी में 47 दिनों से दिल्ली में डटे किसानों पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है? आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से क्या संदेश निकला, इसे कोर्ट कचहरी की पेचीदा भाषा की बजाय आपको सरल भाषा में समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को बड़ा संदेश दिया। देश के किसानों में भरोसा जगाया। कहा, आप एक कदम आगे बढ़िए, आप हट छोड़िए, अपने परिवार की चिंता मत करिए, क्योंकि देश में आपके हक की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। वहीं केंद्र सरकार पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सीधा संदेश दिया कि केंद्र सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए काम ठीक से नहीं किया, अपनी अहम जिम्मेदारी नहीं निभाई, यहाँ तक कि तीनों कृषि कानूनों को बनाने से पहले फुल होमवर्क नहीं किया। वहीं कोर्ट ने किसान आंदोलन में पॉलिटिकल एंगल खोज रही पार्टियों को भी मैसेज दिया। ये सीधा मैसेज, नो पॉलिटिक्स प्लीज। किसान ने कोर्ट और केंद्र सरकार को जो संदेश दिया उसकी पूरी आउटलाइन खींच दी। कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा, लेकिन वो ऑर्डर क्या होगा वो आप कोर्टरूम में 140 मिनट चली सुनवाई से समझ सकते हैं। यानी चीफ जस्टिस A.S. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस B. रामसुब्रमण्यम ने क्या क्या कहा। सबसे पहले उस समाधान का रास्ता जो डेडलॉक को खत्म करा सकता है। CJI ने कहा कि हमने न्यूज़पेपर के आधार पर यही समझा कि सरकार क्लॉज के हिसाब से बात करना चाहती है और किसान कानून को रद्द कराना चाहते हैं। हम सीधा ये सोच रहे हैं कि कृषि कानून को होल्ड पर रख दें, ताकि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। कोर्ट ने सीधा संदेश केंद्र सरकार को दिया। जिस कानून को केंद्र सरकार खरा बता रही है, उसकी कानून को किसान संगठन खोटा बता रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 कृषि कानून खरे हैं या खोटे, अब ये कमेटी डिसाइड करेगी। कोर्ट रूम में क्या क्या दलील दी गई, समझिए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर हरीश साल्वे ने कहा, क्या किसान कमेटी के सामने आने को तैयार हैं, भरोसा दे रहे हैं? CJI ने किसानों के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे? इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे लेकिन हमारे द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं। जवाब में किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये तो हम अपने संगठन में बात कर तय करेंगे। हमारे किसानों के 400 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी यहाँ से बखेड़ा खड़ा न करें कि कौन किसके सामने जाएगा या नहीं। जवाब में दवे ने कहा कि क्या साल्वे अपने मुवक्किल हरियाणा और यूपी सरकारों की ओर से कह सकते हैं कि समाधान निकलने तक वो अपने यहाँ इसे लागू नहीं करेंगे। आज कोर्ट के रुख से साफ था कि मौजूदा गतिरोध से देश के किसानों को लेकर वो चिंतित थी और केंद्र सरकार के काम से पूरी तरह नाखुश। कोर्ट रूम में आंदोलन पर बैठे बुजुर्ग और बच्चों को लेकर बड़ी बात हुई। किसानों के वकील HS फुल्का ने कहा कि कई आम लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिसमें कई बुजुर्ग शामिल हुए हैं। CJI ने कहा कि आपको उन्हें समझाकर वापस भेजना चाहिए। कोरोना है, ठंड है, अगर हम कानून के लागू होने पर रोक लगा देते हैं तो प्रदर्शन की जरूरत नहीं, बस कमेटी के समक्ष बात रखनी होगी। CJI ने किसानों के वकीलों से कहा कि हमारा संदेश बुजुर्ग किसानों तक पहुंचा दें कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे इस ठंड में घर लौट जाएं। कोर्ट रूम में आज की बहस से जो सबसे बड़ी बात निकली वो यही है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। CJI ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल को कहा कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया है कि जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान करें। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो। लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे है। कोर्ट ने जवाब दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में संकेतों में अपना संदेश दे दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई और उसमें अपनी टिप्पणियों के जरिए किसी भी तस्वीर की आउटलाइन तो खींच दी है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में इसमें पूरे रंग भर जाएंगे और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बस इंतजार कीजिए हमारे साथ।
आज की 140 मिनट की सुनवाई से कल के ऑर्डर को समझा जा सकता है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को संपूर्ण विश्वास है। देखिए ना, अगर कोई भी कानूनी लड़ाई होती है तो लोग यही कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ूंगा। अब कल यही भरोसा सुप्रीम कोर्ट को साबित करना है। लेकिन इससे पहले आइए आपको जरा दिखाते हैं किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर। देश की सबसे बड़ी अदालत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा और कड़ा ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और जिम्मेदारी याद दिलाई। कोर्ट एक्शन पर क्या रिएक्शन आया, ये समझिए। सबसे पहले किसान नेता ने क्या कहा। उन्होंने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है और फैसला सरकार को लेना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार ही कानून वापस लेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला तो विपक्ष को बड़ा मौका मिला। जहां सरकार फैसले के पहले बोलने से परहेज कर रही है, वहीं विपक्ष ने हमला बोल दिया है। इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि अभी भी संभलने का समय है। अभी जो जिद है, जो उनका अड़ियल बर्ताव है, उसको छोड़ देना चाहिए। नीति साफ करके इस मामले को निपटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद फार्मर्स का कमेटी जो है वो तय करेगी क्या होगा उनका रिएक्शन। उसी के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी रोल हो सकती है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा तो सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया। पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। कल सुप्रीम फैसला आएगा। इस बवाली ठंड में प्रदर्शन का भविष्य भी इसी फैसले पर निर्भर करेगा और सरकार के तीनों कानूनों का भी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोर्ट ने दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो किसानों का है उसका जमकर तारीफ की है, लेकिन करनाल में जो कुछ हुआ उस विरोध प्रदर्शन को लेकर एक अशांति की कहानी सामने आई है। देखिए, करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा से पहले जो बड़ा हंगामा हुआ, उस हंगामे को लेकर 3 बड़ी बातें सामने आ गई। पहली बात ये कि हंगामे की जिम्मेदारी किसान नेता गुरनाम सिंह ने ली है। दूसरी बड़ी बात, 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और तीसरी बड़ी बात, किसानों ने किसानों का नुकसान किया। सबसे पहले गुरनाम सिंह की बात बहुत गौर से सुनिए। कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। गुरनाम सिंह ने आगे भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रखने का दम भरा, लेकिन पुलिस का कहना है कि 71 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हैं और जल्द एक्शन होगा। इसमें हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं, मौके की जो वीडियोस हैं और जितनी भी हैं, और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर हंगामे के पीछे क्या किसान थे या फिर हंगामे के तार किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा। विरोध के नाम पर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया और किसान सरकार से मुआवजा चाहते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर इन किसानों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल है कि अगर विरोध करने वाले भी किसान थे तो उन लोगों ने किसानों की फसल को क्यों बर्बाद किया।
आज तक ब्यूरो। करनाल में तो किसानों के नाम पर हंगामा हुआ, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के एक एमएलए ने किसानों को लेकर जो कहा वो आप सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वह चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐशोआराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। 47 दिनों से प्रचंड ठंड में बारिश और बर्फीली हवाओं को झेल रहे किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीनता नहीं तो क्या है। इनका नाम है मदन दिलावर, पहचान है राजस्थान से बीजेपी के एमएलए और तो और प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी भी मिली हुई, यानी कोई नौसिखिया नहीं, राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन आंदोलन में बैठे किसानों में इन्हें आतंकवादी और चोर लुटेरे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी एमएलए के शर्मनाक बोल सुनिए। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वह चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐशोआराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, इसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, सड़क को पिकनिक स्पॉट बताया और बॉर्डर पर जमे बच्चे और बुजुर्ग इन्हें पिकनिक मनाते हुए दिख रहे। लकालक कुर्ते पहने हुए, घर के अंदर भी सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन आंखों पर राजनीति का चश्मा ऐसा चढ़ा कि गलत और सही का फर्क भी भूल गए। बेशर्मी तो ये है कि जब बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो भी विधायक जी अपनी कथनी पर अड़े हुए। वहाँ जो किसान आंदोलन में काजू बादाम मुर्गे अनेक प्रकार से आनंद लिया जा रहा है, जो सब प्रकार के ऐशोआराम किए जा रहे हैं, और यदि इस प्रकार से मुर्गे खाएंगे और सब सामूहिक रूप से रहेंगे तो बर्ड फ्लू बढ़ने की पूरी आशंका है। इसका प्रकोप तेज गति से फैल सकता है और पूरे देश को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि इस आंदोलन को तुरंत तितर-बितर करें ताकि देश के लोग बीमारी से बच सकें। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद की बात कह रहे हैं और उनकी पार्टी के एमएलए किसानों पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। एक्शन नहीं हुआ तो किसान नेताओं और विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरीके से राजस्थान में भाजपा के विधायक ने जो बयान दिया है वो भाजपा की मानसिकता बताता है। वो ये बताता है कि भाजपा के नेता किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। किसान जो है वहां पर कड़कती ठंड के अंदर 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और इन लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जान गंवा चुके हैं, आत्महत्या करने के ऊपर कई संत मजबूर हो रहे हैं। इतने पीसफुल कार्यक्रम आंदोलन के ऊपर अगर भाजपा के नेतृत्व इस प्रकार से बयान दे सकते हैं, वो भी किसानों के ऊपर जो हमारे अन्नदाता हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। 70 करोड़ किसान हिंदुस्तान का संपूर्ण रूप से इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसका प्रतिनिधि के रूप में लाखों लोग दिल्ली का सर्दी में बैठे हैं 0 डिग्री में, 70 लोग मर गया है, इतना बीमारी सफरिंग कर रहा है, इतना सफ़र कर रहा है, फिर भी वो समझता है ये कानून वापस लेने के अलावा उसको बचने का कोई रास्ता नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत भी किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न उठा चुकी है। अगर सवाल उठ रहे हैं तो वजह साफ है, किसान आंदोलन पर हो रही बीजेपी की जुबान वाली डर्टी पॉलिटिक्स। आज तक के नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती मुश्किलों में घिर गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। सीएम योगी के खिलाफ अब शब्द बोलने पर उनकी ये गिरफ्तारी हुई।
दरअसल उन पर स्याही फेंकने का मामला था, जिस पर उन्होंने कई अपशब्द बोले थे। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी वो जेल में रहेंगे। 13 जनवरी को सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई होनी है, उससे पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया, यानी सोमनाथ भारती अब जेल में रहेंगे। रायबरेली में सोमनाथ भारती पर यह स्याही फेंकी गई थी, जिसके बाद जिन अपशब्दों के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी थी उसको लेकर बवाल था, और अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुमने कराया है। अरे पुलिस सरकार ने एक साथ किया है 2 वायरस पर वार। हाँ, अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें स्पेशल रिपोर्ट में। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना, जिस पर मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है 16 जनवरी से। एक तरफ मोदी सरकार 2 वैक्सीन से कोरोना वायरस के खात्मे का इंतजाम कर चुकी है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीका लगने जा रहा है। आज वैक्सीनेशन को लेकर पूरी खबर, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देश के एक के बाद एक 9 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू पर सरकार अब अलर्ट मोड में है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। जी हां, बर्ड फ्लू अब दिल्ली तक आ गया है, लेकिन बर्ड फ्लू के वायरस के खात्मे का इंतजाम भी सरकार कर रही है। तो 2 वायरस के खात्मे का इंतजाम करती सरकार पर आज स्पेशल रिपोर्ट। तो 16 जनवरी से भारत मिशन वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को यह वैक्सीनेशन लगने वाला है। पहला टीका किसको लगेगा, सबकी नजर इस बात पर है, लेकिन इसी के साथ किस तरह की तैयारी है इस मिशन वैक्सीनेशन के लिए, देखिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है, चुनौतियों और चैलेंज भी है, क्योंकि सरकार ने पहले ही चरण में यानी अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का मेगा प्लान बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हफ्ते के अंतर से 2 डोज हर व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो रोजाना अगस्त तक 13 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि ये चैलेंज कैसे लिया जाएगा और 30 करोड़ वैक्सीन देने का टारगेट कैसे पूरा किया जाएगा। क्यों ड्राइव बड़ी है और पीएम मोदी ने ये ठान लिया है कि वैक्सीन से कोरोना का खात्मा करना ही करना है। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बता दिया है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। भारत में 2 वैक्सीन है, एक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। शनिवार यानी 16 जनवरी से देश में ये दोनों ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों और 50 वर्ष से कम उम्र वाले हाई रिस्क में आने वाले 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 615 जिलों में 4,895 ड्राई रन हुआ है। यहीं पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट नहीं किया गया है। चीन का भी 2 ही दिन का डेटा उपलब्ध है, जिसमें उसने 22.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया और 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और यूके में 4,72,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है।
कोरोना की जंग में भारत नंबर 1 पर काबिज होने जा रहा है। अब देश के बड़े राज्यों में किस तरह से वैक्सीन पहुंचेगी और 16 जनवरी से कैसे टीकाकरण होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण में दिल्ली के 89 अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी। 89 अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें 40 सरकारी और 49 प्राइवेट अस्पताल हैं। मंगलवार यानी कल तक इन अस्पतालों में वैक्सीन पहुंच जाएगी। दिल्ली के अंदर 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है। यूपी में वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, अब आपको ये भी बता देते हैं। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए राज्य के 75 जिलों में 850 सेंटर बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। आज भी यूपी के लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन का मतलब होता है कि वैक्सीनेट ना करें, टीकाकरण ना करें, मगर उसके जितने भी पहलू हैं उस पर नजर दी जाए और कोई भी कमियां है हो तो उसको फिर दूर किया जाता है। और कोई ऐसी कमी नहीं सामने आई है जिस पे चिंता करनी है। तो उत्तर प्रदेश एकदम पूर्ण रूप से तैयार है वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए। जबकि बिहार में पहले ही दिन यानी 16 जनवरी को 30,000 लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान है। 16 तारीख से 300 केंद्रों पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो रहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहेगा प्राइवेट। उसके अलावे जो हमारे पीएचसी हैं, 208 पीएचसी इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है चिन्हित, और इसके अलावे लगभग 34 प्राइवेट संस्थान होंगे जिन जगहों पे ये टीकाकरण का काम 16 तारीख से शुरू होगा। फिर जैसे तिथि आगे बढ़ेगी तो ये जो केंद्रों की संख्या है, ये संख्या 300 से फिर ज्यादा होगी। महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हैं। पहले चरण में महाराष्ट्र के 8 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 महानगर पालिका क्षेत्रों में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। राज्य में जिसे भी टीका लगेगा उसकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन करने का टारगेट महाराष्ट्र सरकार के सामने भी है, जिसके लिए उन्होंने 18,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेन कर लिया है। तकरीबन 4,200 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे राज्य में बनाए गए हैं और 3,125 के तकरीबन कोल्ड चेन सिस्टम वैक्सीनेशन को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किए गए हैं। मुंबई की अगर बात करें तो उनके सामने 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट करने का टारगेट है। 10 से 12 दिनों में ये कार्य वो करने जा रहे हैं। 12,000 वैक्सीनेशन पर डे मुंबई के 8 अस्पतालों में की जाएगा, जिसके लिए 6,000 वैक्सीनेटर्स को मुंबई में ट्रेन किया गया है। तो तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, राज्य दर राज्य वैक्सीन लगाने का टारगेट भी सेट है, लेकिन अभी कई झोल ऐसे हैं जिनकी उलझनों से पार पाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जब समूचे देश को वैक्सीन लगाने की बात आएगी तो उसका इंतजाम कैसे हो पाएगा, हमारे पास कितनी वैक्सीन सप्लाई करने और स्टोरेज करने की क्षमता है। आज तक ब्यूरो। आप तक ये वैक्सीन, लेकिन क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे आखिर कैसे पहुंचेगी, कैसे छोटे छोटे शहरों में, गांवों में ये वैक्सीन पहुंचाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। और साथ ही ये भी जरूर याद रखिएगा, अफवाहों पर ना जाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना ने इस खूबसूरत दुनिया को कफस बना दिया था। ऐसा कफस जहां लाखों लोगों की सांसें गलों में दफन हो गई। ऐसा कफस जिसने देश को बेबस बना दिया था, बेचारा बना दिया था, बेसहारा बना दिया था, मजबूर बना दिया था, अपनों को अपनों से दूर बना दिया था।
मगर उस बिलखते हुए समय के संताप में उम्मीद का दिया जलता रहा, भरोसा बना रहा कि कोरोना के दिए जख्मों पर कभी तो मरहम लगेगा, इस धधकती हुई उदासी को कभी तो खत्म होना होगा। और देखिए वो तारीख हमारे सामने है। मगर इस महा टीकाकरण के आगे चुनौतियों का पूरा आकाश है। इतना आसान भी नहीं है पहाड़ जैसी चुनौतियों को काटकर महामारी को खत्म करना और फिर से परवास करना खुशियों के आकाश में। भारत ने वैसे तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन वैक्सीनेशन में अहम वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, जिसकी 2 डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगेंगी। यानी पहले चरण में वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। सीरम के पास अभी 5 से 7 करोड़ डोज का स्टॉक है और जुलाई तक वो 50 करोड़ डोज और बनाएगा। इसमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का कमिटमेंट जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ब्रिटेन जैसे देश में वैक्सीन की कमी की आशंका के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोज की जगह वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज दी जा रही है। तब भारत जैसे बड़े देश में ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने दोनों वैक्सीन को यही देखकर अप्रूव भी किया था कि इन दोनों वैक्सीन का रखरखाव आसान है। इन्हें 2 से 8 डिग्री के तापमान में सामान्य फ्रीज में भी रखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की डिलीवरी में कोल्ड चेन पॉइंट अहम है। भारत में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी जगहों पर अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत होगी और ये बड़ी चुनौती है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। टीकाकरण का एक अहम पक्ष इस पर आने वाला खर्च भी है। वैक्सीन की न्यूनतम लागत 2 डोज के लिए करीब 400 रुपए होगी। 2021 तक 30 करोड़ और 2022 तक 80 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च होंगे, जबकि भारत का कुल स्वास्थ्य बजट ही 69,000 करोड़ है। इसके अलावा औसतन 150 रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में हर टीके पर आंका गया है। ये कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारें टीकाकरण पर खर्च करेंगी। वैक्सीन की तासीर को देखते हुए टीकाकरण केंद्र भी बनाने होंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को ये टीका दिया जाना है तो देश में करीब 1.5 लाख टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता होगी। अभी एक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर प्रतिदिन 100 टीके लगाने की योजना है। वैक्सीनेशन में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की भी है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ऐप और पोर्टल के जरिए की जा रही है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राई रन में कई दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी ही, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 36% इलाके तक ही इंटरनेट की पहुंच है। वैक्सीनेशन में ये बड़ी चुनौती आगे हो सकती है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें हैं। इन अफवाहों का असर वैक्सीनेशन पर न पड़े तो बेहतर होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की चुनौतियों में वैक्सीन पर हो रही राजनीति भी एक है। वैक्सीनेशन में ये सियासत भारी न पड़े तो अच्छा है। तैयारी पूरी है। उम्मीद कीजिए कि इन चुनौतियों से पार पाकर देश कोरोना को खत्म करेगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन 9 राज्यों में फैल गई है ये बीमारी। जी हाँ, बर्ड फ्लू। ब्रेक के बाद दिखाएंगे, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है और इधर दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का अटैक शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में कौवे, बत्तख की मौत से हर जगह अलर्ट जारी किया गया, खास तौर पर चिड़ियाघर में। लेकिन आपके लिए ये खबर क्या है, इसके क्या मायने हैं, कैसे आपको, क्या आप चिकन खा सकते हैं, नहीं, अंडा, इस रिपोर्ट में देखिए।
केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार होते हुए बर्ड फ्लू की दहशत अब दिल्ली तक आ गई है। जी हां, राजधानी दिल्ली में भी एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। इस बर्ड फ्लू से डरना लाजमी है, क्योंकि अगर बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैल जाए तो मृत्यु दर 50% से भी अधिक है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार पक्षी मर रहे हैं। दिल्ली के कई पार्कों में कौवे, बत्तख से लेकर मोर तक मरे हुए मिले थे। लैब में जब सैंपल भेजे गए तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। दिल्ली में अब तक 27 बत्तख मर चुकी हैं। 91 कौवों की मौत हो चुकी है। संजय झील में 27 बत्तखें मरी हुई मिली। सरिता विहार पार्क में 24 कौवे मरे हुए मिले। लाल किले में 14 कौवे मरे मिले। दिल्ली के तमाम छोटे बड़े पार्कों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर अगर किसी भी पक्षी की मौत होती है तो इन पार्कों को तुरंत आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर आप अंडा और चिकन खा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से पकाकर, तो घबराहट की कोई भी बात नहीं है। जैसे ही दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई तो दहशत कैसे दौड़ी, ये देखिए। हौस खास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 पार्क, संजय झील और हस्तसाल पार्क बंद। गाजीपुर मुर्गी मंडी 10 दिनों के लिए बंद। खुले में मुर्गा बेचने पर पाबंदी। पैकेज्ड या पैक वाले चिकन के इंपोर्ट पर रोक। पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। हम आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क में 17 कौवे मरे मिले थे। उसके बाद तो पक्षियों के मरने का सिलसिला सा शुरू हो गया है। दिल्ली में फैलते बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर में भी हाई अलर्ट है। सभी पक्षियों पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली में मरते हुए पक्षियों पर ध्यान रखने के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 48 डॉक्टर शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।